एशिया का महंगा तरीन मुल्क, डॉलर की ट्रिपल सेंचुरी, महंगाई 75 साल बुलंद तरीन सतह पर। यह खाका है 23 करोड़ आबादी से जायद वाले मुल्क पाकिस्तान की मैशत का, जिसके मुतालिक दिवालिया होना और श्रीलंका जैसे हालात होने की बातें जुबान ज़द-ए-आम हैं। सितम तो यह है कि ये बातें अब वो भी कर रहे हैं जिनको इस मुल्क की मैशत को सुधारने की जिम्मेदारी दी गई है। मुज़ाकरात हो रहे थे, वो नाकाम हो गए हैं। तो आपने नाकाम क्यों? मेरे नजदीक कोई नाकाम नहीं। 9th रिव्यू होगा इंशाल्लाह, होगा इसी महीने होगा। हर चीज़ इन ऑर्डर है, हर चीज़ का अरेंजमेंट है। फिच ने लिखा था कि जी 3.7 बिलियन कैसे देंगे, याद है ना अप्रैल के एंड में मैंने कहा था हर पेमेंट हो रही है आपके सामने, 1.5 महीने तो गुजर गए। अगर वज़ीर ख़ज़ाना इस्हाक़ डार के इस बयान का पोस्टमार्टम किया जाए तो इनके अल्फाज का चुनाव तो यकीनन तगड़ा था, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज इन दावों और वादों के बरखिलाफ दिखाई दे रही थी। ये तासुर इसलिए भी जन्म ले रहा है क्योंकि मईशत और बिलखुसूस IMF प्रोग्राम और डॉलर रेट से मुतालिक इस्हाक़ डार ने माजी करीब में जितने भी दावे किए थे, हकीकत उसके बरक्स साबित हुई है। ताज़ा मामला इस बजट का है, जिस मुतालिक भी इस्हाक़ डार ने कहा था कि हमने इस बजट को IMF की तमाम शराइत के ऐन मुताबिक बनाया है, लेकिन आज ही सामने आने वाले IMF के बयान ने इस्हाक़ डार के इस दावे की भी कलई खोल दी है। पाकिस्तान में IMF के नुमाइंदा इस्टर पेरेस के मुताबिक बजट तजावीज़ में टैक्स नेट को वसी करने का मौका गंवा दिया गया। नई टैक्स एमनेस्टी स्कीम भी कर्ज प्रोग्राम की शराइत के मुनाफी है। IMF के इस बयान के बाद इस्हाक़ डार ने भी यूटर्न लिया है और हर बात की तरह इस बार भी IMF की जानिब से लचक का रवैया ना दिखाई देने पर उन्होंने भी IMF पर चढ़ाई कर दी है। सेनेट की कायमी कमेटी पर खजाना में इंकशाफ करते हुए इस्हाक़ डार ने कहा कि IMF चाहता है कि पाकिस्तान श्रीलंका बने और फिर मुज़ाकरात करे। इस्हाक़ डार के बकौल हमारे खिलाफ जियोपॉलिटिक्स हो रही है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है, IMF की हर बात नहीं मान सकते। IMF के कहने पर नौजवानों को IT में रियायत देने पर पाबंदी आयद नहीं कर सकते। एक तरफ इस्हाक़ डार IMF डील ना होने को जियोपॉलिटिक्स लड़ाई से जोड़ रहे हैं, तो दूसरी जानिब हुकूमत हकीकत में भी नई मौशी समत का तयन करती हुई भी दिखाई दे रही है, जिसमें हालिया दिनों में तेल के मामले में रूस से कराबत और इस रायती डील में भी डॉलर के बजाय युआन का इस्तेमाल पाकिस्तान की जानिब से भी नई सफबंदी का तासुर जरूर दे रहा है। इस सूरत हाल में जहां IMF पाकिस्तान को आंखें दिखा रहा है, वहां अमरीकी आशीर्वाद से चलने वाले दीगर इदारे कैसे पीछे रह सकते थे। कल हमने अपने प्रोग्राम में ब्लूमबर्ग की उस रिपोर्ट का हवाला दिया था कि जिसमें IMF से डील ना होने की सूरत में पाकिस्तान को डिफॉल्ट के खतरे का इंकशाफ किया गया था। आज मूडीज ने पाकिस्तानी मईशत से मुतालिक खबरदार कर दिया है। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक IMF के साथ पाकिस्तान के बेल आउट प्रोग्राम की कामयाबी के इम्कानात कम हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 6.7 अरब डॉलर के बेल आउट प्रोग्राम पर बातचीत जारी है, लेकिन मूडीज के मुताबिक यह प्रोग्राम मुश्किलात का शिकार है। IMF प्रोग्राम के बगैर पाकिस्तान दिवालिया हो सकता है क्योंकि इसके ज़र मुबादला ज़खायर बहुत कम है, जबकि पाकिस्तान को रवा माली साल 23 अरब डॉलर के बैरूनी कर्जे अदा करने हैं। यह रकम पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर से 5 गुना ज्यादा है। ऐसी सूरत हाल में अगर अभी पाकिस्तानी मईशत की समत का दुरुस्त तयन नहीं किया गया तो डिफॉल्ट के खतरे के साथ साथ एक आम शहरी को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, यह इंतहाई अहम सवाल है, जिसका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मुआविन खुसूसी कैसर अहमद शेख साहब, जबकि माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शेख साहब, एक जानिब इस्हाक़ डार साहब के ये बयानात हैं कि IMF मुतमईन है, बजट के डेटा हमने IMF से भी शेयर किया है। आज वो ये भी कहते हैं कि मुज़ाकरात कौन कहता है नाकाम हो रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं। दूसरी जानिब वही इस्हाक़ डार साहब कहते हैं कि IMF ये चाहता है कि पाकिस्तान श्रीलंका बने, डिफॉल्ट करे, फिर हम इससे मुज़ाकरात करेंगे। वो ये भी कहते हैं IMF हमें ब्लैकमेल करना चाह रहा है। एक जानिब IMF ब्लैकमेल करना चाह रहा है, एक जानिब उससे मुज़ाकरात डार साहब के बकौल कामयाब भी हो रहे हैं। ये दोनों स्टेटमेंट्स कैसे चल रही हैं साथ साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने सारी बात बड़ी तफसील से बताई है। यही मसला हो रहा है कि हमें क्लियर ही नहीं हो रहा। हमने कोई पिछली 3-4 मीटिंग्स में एजेंडा आइटम ये रखा, जो स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस की मीटिंग है, जिसमें 10-12 MNAs भी तशरीफ लाते हैं और बाकी भी मुल्क के जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं उनके हेड होते हैं, और हर बार आयशा गौस पाशा मिनिस्टर ऑफ स्टेट आती हैं। तो हम तो यही उनसे पूछ रहे हैं कि कोई वादे कर दे कि आप तो कहते हैं कि हमारा पॉलिसी लेवल, स्टाफ लेवल जो मीटिंग है या जो एंडोर्समेंट है वो हो रही है स्टाफ लेवल IMF से, लेकिन नज़र नहीं आ रहा। एक हफ्ता करते करते 2-3 महीने से गुजर चुके हैं, और जब तक ये क्लियर नहीं होगा, और हमें भी ना, तो मेरा कहना उनसे ये है कि ना तो वो हमारे यहाँ स्टैंडिंग कमेटी में फाइनेंस मिनिस्टर साहब आते हैं, खुद हमें खुल के बात करें,
फिर हमारे यहाँ कोई डिबेट उस पर हमें कोई डिटेल नहीं दी जाती, क्योंकि हम तो हर बार इसको एजेंडे में रखते हैं, और फिर कौमी असम्बली में भी इसके ऊपर कोई ऐसी डिस्कशन नहीं है। तो मुझे ये बताइए कि किस तरह मुल्क, कोई भी मुल्क है, वो कोई एक वजीर ख़जाना या उनके साथ 2-3 ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो अपने सीने के अंदर ही छुपा के रखेंगे जो भी स्ट्रेटजी उनकी है। देखिए, आशा पोस्ट बादशाह ने कहा कि हमारे पास प्लान बी है, दूसरे दिन उन्होंने पिछले जुमेरात को हमारे यहाँ स्टैंडिंग कमेटी की फाइनेंस की मीटिंग में कही नहीं, हमारे पास कोई प्लान भी नहीं है और हम IMF से ही समझौता करेंगे और उनसे मुज़ाकरात जारी है और कामयाब हो। अब वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब, मुझे पता है कि दिन रात फिक्रमंद भी हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, तवज्जो भी कर रहे हैं, वो तो लगे हुए हैं। उन्होंने 1 घंटा IMF के MD से खुद बात की, हालांकि ये आम तौर पे नहीं होता कि प्राइम मिनिस्टर खुद MD से बात करें, लेकिन उन्होंने, क्योंकि वो फिक्रमंद हैं, उन्होंने अपने तौर पे पूरी उनको तसल्ली कराने की कोशिश की कि हम आप चूंकि ज़ाहिर हुकूमती मशीनरी का अहम हिस्सा हैं, वज़ीर आज़म के आप मामले खुसूसी भी हैं और अवाम के नुमाइंदे के तौर पर ऐवान में भी मौजूद हैं। बतौर अवाम के नुमाइंदा आपको अपने फाइनेंस मिनिस्टर का ये रवैया और ये बयानात किस तरह से आप असेस करते हैं? क्योंकि जब वो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में जाते हैं तो फिर वो IMF के हवाले से बड़े सख्त बयानात भी देते हैं, IMF ब्लैकमेल भी कर रहा है, IMF हमें डिफ़ॉल्ट भी होने चाहता है कि हम डिफ़ॉल्ट हो जाएँ। दूसरी जानिब IMF हमारे बजट से भी मुतमईन नहीं हो रहा। तो आप फाइनेंस मिनिस्टर के इन बयानात और एक्शंस को कैसे देख रहे हैं? फिर देखिए, 1 साल से मैंने आपसे कहा ना कि हमारी किसी स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस की मीटिंग में वो नहीं आया और हर मेंबर उसको महसूस कर रहा है और उनसे कह रहा है कि आप आके पूरा एक्सप्लेन करें। अब कल जुमे को सुबह 10 बजे हमने ये तफसील के साथ स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग रखी है अपनी नेशनल असम्बली की। नेशनल असम्बली बजट उसने वोट देने, वहाँ हमारे 12-14 नेशनल असम्बली के मेंबर होंगे। वोट जो है बजट पास करना है तो उन मेंबरों ने करना है, उन्होंने। तो जब तक उनके पास क्लियर ना होगा कि क्या हालात हैं, हमारी गुजारिश है और उम्मीद है कि कल वज़ीर ख़जाना साहब तशरीफ लाएंगे। और ये वाकई एक बहुत तकलीफदेह चीज़ है, इससे महंगाई बढ़ी, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, हमारी इम्पोर्ट पूरी हो नहीं पा रही और रोज़ जो हम अपने बयानात हैं ना उसमें भी कोई यकसुई नहीं है कि एक तरफ नहीं है कि कोई एक। और मैं ये कहता हूँ, मैंने अपने बयानात में ये कहा कि ऐसा होता है ना कि कभी कोई खिलाड़ी जम जाता है और वो आउट नहीं हो रहा होता तो कैप्टन अपनी बॉलिंग चेंज करके कोई नॉन ट्रेडिशनल बॉलर को देता है। देखिए, डार साहब बहुत सीजन, वो तो पहले भी बॉलर को चेंज करके साग डार साहब को लाए थे, तो आप कहते हैं डार साहब को दोबारा चेंज करके किसी और को लाया जाए? मेरा ये कहना है, देखिए डार साहब ही रहे हैं, डार साहब के मकसद ये है कि उनके टीम में कोई और भी तो शामिल हो सकता है ना, वो कोई ठीक है। मुझे जरा डॉक्टर खाकान साहब के भी शामिल गुफ्तगू करने दीजिएगा। शेख साहब, डॉक्टर साहब, क्या आप समझते हैं कि डार साहब जिस तरह से ये कह रहे हैं और दीगर हुकूमती नुमाइंदगान भी कहते हैं कि जो IMF डील नहीं हो रही पाकिस्तान की, वो बेसिकली जियो पॉलिटिक्स की जो लड़ाई है उसका शाखसान है, तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान को ओपनली साइड ले लेनी चाहिए और डिक्लेयर कर देना चाहिए हम इस ब्लॉक में और IMF का चैप्टर फिर क्लोज कर देना चाहिए? साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। साथ एक तो ये बात समझिए कि पाकिस्तान ने 22-23 दफ़ा अटेम्प्ट किया है कि पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम को कंप्लीट कर सके। ये आज का मसला नहीं है, ये एक पेरेनियल इशू है। ये कहा जाता है कि पाकिस्तान 22-23 दफ़ा IMF में गया, ये बात जो है एक मिसनोमर है इस मुल्क में। पाकिस्तान ने कभी भी IMF का प्रोग्राम कंप्लीट नहीं किया सवाए 13-16 के प्रोग्राम के, जो कि PMLN ने ही रन किया। इससे आपको एक तो क्लियर हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान हैज़ फाउंड इट डिफिकल्ट टू कंप्लीट द प्रोग्राम, बिकॉज हम जो वादे वईद करते हैं उसके बाद उनसे इनहराफ कर जाते हैं। चाहे वो अगर पीछे चले जाएं तो बजट दिया पिछली हुकूमत ने, जब वो एक एक्सपेंशनरी था, IMF ने नहीं माना। फिर उसके बाद पेट्रोल सब्सिडी, फिर रुपए को रोकना, फिर कीमतों की तब्दीली में देर लगाना। देखिए, समझने की कोशिश करें कि पाकिस्तान जैसे ममालिक के पास सलाहियत बहुत कम होती है इस तरह के प्रोग्राम्स को चलाने की। हम सारा कुछ डाल देते हैं पॉलिटिकल उस पर, मैं उस पर भी कमेंट करता हूँ। ये मैं इसलिए बात जानता हूँ कि 13-16 का प्रोग्राम मैंने डार साहब के लिए एंकर किया था। मैं एक कलीदी उस टीम का पार्ट था जिसने ये प्रोग्राम रन किया था, और मुझे मालूम है कि जैसे कैसर साहब हिंट कर रहे हैं, हमने एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटेंट टीम रन की थी। मतलब मैं बैठ के MEFP लिखा करता था। So we used to go with a very different level of preparation. आज प्रॉब्लम ये आ रहा है कि there is a trust deficit, but there is a knowledge deficit also between what you are trying to explain to them and what they are trying to explain to you.
मैं एक मिसाल अभी बजट को ले लें, आप छोड़ दें IMF, आप मुझसे डिस्कस कर लें। अगर मैं ये आपको कहूं कि मैंने 52% अपने खर्चे बढ़ा दिए हैं कंपेयर टू माय पिछले बजट, जबकि एवरीथिंग एल्स बिसाइड्स मार्कअप इज फ्रॉम बोरोड मनी, तो आई विल टेल यू, बीइंग एन इकोनॉमिस्ट एंड यू नो हैविंग द सेम काइंड ऑफ माइंडसेट मे बी जो दुनिया में इस वक्त लागू एक इंटरनेशनल आर्किटेक्चर है, ये अच्छा सबक नहीं है। फिर मैं आपको ये भी कहूंगा कि आपने प्रोग्रेसिविटी टैक्सेशन में दिखानी थी, ये वक्त है वो दिखाने का। क्यों? क्योंकि आपका जो टैक्सेशन का निजाम है, ये IMF के एतराज ठीक है कि इस बजट में टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए कोई नए इकदाम नहीं किए गए। दुरुस्त। साथ आप मुझे खुद बताइए कि जब आप डिफिकल्टी में हैं तो आप चाहते हैं ना कि रिटेल से, होलसेल से एग्रीकल्चर इनकम टैक्स प्रोविंसेस कलेक्ट करें। आप चाहते हैं ना कि ये सारी चीजें हों, कि आप मुझे ये तो नहीं कह सकते ना कि नहीं मैं नहीं चाहता ये हो। यही मौका है आपके पास रिफॉर्म ओरिएंटेड बजट देने का। आप पेंशन का रिफॉर्म चाहते हैं ना, क्योंकि पेंशन अनटेनेबल है। आप चाहते हैं कि डेट रीप्रोफाइलिंग इस मुल्क की जाए बिकॉज डेट बर्डन अनबेरेबल है। IMF आपको यही कह रहा है। IMF कह रहा है कि आप जरूर सब्सिडीज दीजिए, पर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आपका आला तरीन। लेकिन डॉक्टर साहब फिर यहाँ पर एक एंगल ये भी है कि अगर टैक्स बढ़ा देते हैं और डिफरेंट इंडस्ट्रीज जो टैक्स एग्जेम्प्टेड हैं, जिसका IT का हवाला फाइनेंस मिनिस्टर भी दे रहे हैं, अगर इन पे भी टैक्स लगा देते तो फिर ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज होगी। फिर उस एलिमेंट को कैसे कवर किया जा सकता है? बहुत अच्छी बात की है। 2200 अरब रुपया IMF नहीं कह रहा। एक चीज याद रखिए कि प्राइमरी डेटा IMF सारा का सारा पाकिस्तान से लेता है। आप जाइए अपना इकोनॉमिक सर्वे 2022 का खोलिए, उसमें आपने लिखा 1428 अरब रुपए की। फिर आपने एक डेटा दिया। IMF कहां से आपको ये बजट पे कमेंट कर रहा है? आपकी इकोनॉमिक सर्वे में आपने 2200 अरब जाकर दोबारा लिख दिया कि एग्जेम्पशंस एंड कंसेशंस हैं। IMF आपको कह रहा है, मैं भी गुजारिश करूंगा, कैसर साहब से भी करूंगा, फाइनेंस की टीम से भी करूंगा, कि ये वक्त है कि उनमें से आधी उठा ली जाए। ये वक्त है कि टारगेटेड सब्सिडी बिस्प की फ्लैगशिप प्रोग्राम है। PPP और PMLN को पूरा क्रेडिट है कि उन्होंने 20-30 अरब से शुरू किया, PMLN ने बढ़ाया। ये सारे इकदाम इसलिए ना कीजिए कि IMF कह रहे हैं, छोड़ दें IMF को। इसलिए कीजिए कि ये आपके करने के हैं, आपके लिए क्रेडिबिलिटी बिल्ड होगी। ये करने से IMF जब ऑन बोर्ड आएगा तो इन्फ्लेशन टूटेगी, इन्फ्लेशन टूटेगी तो आपका वोट बैंक बढ़ेगा। देखिए, मैंने चूंकि सरकारों के साथ काम किया ना, तो आई डोंट गिव एडवाइस व्हिच इज फ्रिवलस एडवाइस जो पॉलिटिकल इकोनॉमी को मद्देनजर। अब मैं आपसे एक सेकंड लूंगा क्योंकि आई वांट टू कमेंट ऑन दिस जियोपॉलिटिक्स आल्सो। देखें, एक तो बात है कि ये दुरुस्त बात है कि चाइना हैज कम टू सपोर्ट अस विदाउट द IMF बीइंग देयर। उन्होंने अभी एक रीफाइनेंसिंग किया है और एक रीफाइनेंसिंग हुकूमत कह रही है 2.3 अरब डॉलर की होने जा रही है। सो इसमें कोई शक नहीं है। पर जरा थोड़ा सा हट जाइए इस चीज से। सऊदी अरेबिया और UAE ने आपको ये कहा है कि हम आपको पैसे दे देंगे बट आप IMF का प्रोग्राम कर लीजिए। सो वहां पे भी सपोर्ट है बट IMF प्रोग्राम की कंटिंजेंट। और अगर अमेरिका की कम सपोर्ट है, ओपनली बात कर लेते हैं, तो आपको थोड़ी कन्विंसिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा कन्विंस करना पड़ेगा। अगेन दैट्स अ हाईली टेक्निकल इशू। इनकी बात बिल्कुल सही है कि then build that technical capacity. It is not about the political leadership. बिल्कुल, ये सवाल जरा मैं शेख साहब के सामने भी लेके जाना चाहता हूं। शेख साहब, रुकावट कहां पर आ रही है? आप भी ज़ाहिर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं, अवाम के नुमाइंदा ऐवान में फाइनेंस मिनिस्टर जो है उनके स्टैंडिंग कमेटीज़ में वो पेश नहीं हो रहे, और बिल्कुल दुरुस्त करें, बजट पास तो इसी ऐवान ने करना है जहां पर अवाम के मुंतखब वोटों से लोग आए हुए हैं। रुकावट क्यों है फिर इस टीम में ज़्यादा कॉम्पिटेंट लोगों के शमूलियत की, जिस तरह से डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि ज़्यादा सीरियसनेस के साथ IMF से मुज़ाकरात और बातचीत करने की ज़रूरत है? वो बैरियर कहाँ पर आ रहा है फिर प्राइम मिनिस्टर को कन्विंस करने में? देखिए, ये रुकावट बड़ी सीधी रीधी है। IMF ये चाह रही है कि हम और टैक्स की कलेक्शन करें और जो सेक्टर टैक्स में नहीं है उनको टैक्स नेट में लाएं। अब आप अंदाज़ा कीजिए, कल खुद ख्वाजा आसिफ ने बड़ी तफसील से वो बात की जो मैं हमेशा हर अपने प्रोग्राम में कहता रहा, बड़े अरसे से कह रहा हूँ, पिछले 6-7 साल से। तकरीबन 4000 अरब रुपए की यहाँ पे अभियान है टैक्स की, जो टैक्स जहाँ वसूल हो सकता है, जहाँ रेवेन्यू आ सकता है, तो ऑलरेडी नहीं आ रहा। ख्वाजा आसिफ ने कल वही फिगर दी जो इमरान खान साहब ने भी मेरी फिगर अपने जलसों में कोट की
कम से कम 4,000 अरब रुपए का हम जो है वसूलियाँ कर सकते हैं, और काफ़ी यानी अमीर तबके से और उस तबके से जिसको हमने मुख्तलिफ मराद दी हुई हैं वो हासिल कर सकते हैं, उधर तवज्जो नहीं है। फिर हमारा जो नेशनलाइज है हर कोई मानता है उसको कि वो हमारी जो सुवैद हाथी हैं उससे कोई 500 से लेके 1,000 अरब तक सालाना का घाटा हो रहा है, डेफिसिट उसमें हो रहा है, वो भी उस तरफ भी डायरेक्शन नहीं हुई कोई। तो IMF का तो कहना ये है कि आप मरायत याफ्ता तबके को जो कंसेशन और जो रिबेट दे रहे हैं वो कम करें। और फिर बात तो यही हो रही है कि हमारा 7,000 अरब रुपए तो हमने डेफिसिट कर दिया इस बार, 14,000 के करीब टोटल हमारा अदर टैक्सेस मिला के FBR का टैक्स जो है वो हम अगले साल 9,200 तवक्को कर रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि रियलिस्टिक है और उससे ज्यादा टारगेट रखना चाहिए था। अच्छा शेख साहब, आपको क्या सिस्टम में बैठे हुए ये नजर आ रहा है कि कोई प्लान बी इस मशीनरी के पास है? क्योंकि ये तो आपने दुरुस्त फरमा दिया कि आयशा गौस साहिबा ने एक दिन बयान दिया प्लान बी का, दूसरे दिन उसकी नफी कर दी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा कि अगर IMF डील नहीं होती तो वो कौम से खिताब करेंगे। फिर क्या कोई प्लान बी है या कोई ऑल्टरनेट है जिसपे हुकूमत गौर कर रही है? देखिए मेरे लेवल हमें तो कुछ पता नहीं, मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि किसी को शामिल करें। यानी असल नेशनल असम्बली बजट पास करती है, तमाम इकनॉमिक पॉलिसी जो है वो नेशनल असम्बली के पास होती है। मुझे जो स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस का चेयरमैन है, मेरे यकीन यानी किसी किस्म का कुछ पता नहीं। हाँ, इस बार बजट के कुछ जो बजट के टारगेट्स थे ना, कुछ मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर साहब ने मेहरबानी की और मुझे भी रखा, और मैंने ये डायरेक्शन का मेरा भी बहुत बड़ा हाथ है, जो मैंने कहा कि SMEs को आप लोन बढ़ाइए। SMEs को हमारे यहाँ बहुत कम कर्जा दिया जाता है और हुकूमत ने बहुत अच्छा काम किया कि उन्होंने कहा जी हम खुद इसका रिस्क जो है बैंकों के SMEs को नहीं देते, हम भी रिस्क मेरे को शेयर करेंगे। अच्छा, एग्रीकल्चर सेक्टर में 50,000 हम कहते हैं ट्यूबवेल्स, वो भी इस सेक्टर में कोशिश हमारी हुई कि वो जो सोलर सिस्टम हो जाए, नौजवानों को लोन मिले। हमारे यहाँ मैं दोबारा भी आपकी तरफ आता हूँ। आम लोगों के बेनिफिट में है ना, जो पहली बार ये डायरेक्शन आम लोगों को, पहले तो क्या होता था कि बिल्कुल दुरुस्त हो गया। डॉक्टर साहब, डार साहब को कॉन्फिडेंस ये है कि अभी तक फाइनेंसिंग हो रही है, अभी तक भी हम कर्जे वापस कर रहे हैं और पैसे दे रहे हैं, ये फाइनेंसिंग अभी तक कैसे हो रही है? या जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा था अगर IMF डील नहीं होती तो 2 से 3 महीने तक ही बस चल सकता है, उसके बाद ज़ाहिर डिफॉल्ट के खुदा न खासा चांसेस हैं। अभी तक ये फाइनेंसिंग कैसे हो रही है और आगे कैसे होगी? डॉक्टर साहब, क्लियर करूं कि डिफॉल्ट का कोई चांस नहीं, क्योंकि हमारा मुल्क एक बहुत बड़ा मुल्क है। और इसाक डार साहब ने सही कहा कि इसमें हमारे यहाँ तो 3,000 अरब डॉलर के हमारे एसेट्स। ठीक है, इस तरह शेख साहब आपकी वो क्लैरिफिकेशन आ गई है, आपका पॉइंट आ गया। मैं डॉक्टर साहब से जरा, डॉक्टर साहब सवाल शायद आप तक उस वक्त पहुंचा नहीं था, कनेक्शन डिस्टर्ब था। डॉक्टर साहब को एक कॉन्फिडेंस ये है कि अभी तक फाइनेंसिंग हो रही है, पैसे अभी तक हम दे रहे हैं, ये कॉन्फिडेंस क्या आगे भी चलता रहेगा? अगर अभी तक फाइनेंसिंग हुई है वो कैसी और आगे कैसे होती रहेगी अगर IMF प्लान ना हुआ तो? साथ देखिए, समझने की बात यह है कि इट इज़ नॉट ओनली अबाउट कि हम पैसे अभी तक दे रहे हैं। आप ज़रा सोचिए कि आपके ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं वो किस तरह से ड्रॉप किए हैं ओवर द लास्ट 1.5 years। आप 19 अरब डॉलर के करीब खड़े हुए थे 2021 दिसंबर में। जब VONC हुआ तो आप 10.9 अरब डॉलर पे थे। आज आप 4 अरब डॉलर को भी कन्विंसिंगली नीचे तोड़ गए हैं और आप कहीं 3 अरब डॉलर के करीब चले गए हैं। आपकी जो इनकमिंग मनीज थी वो बहुत कम थी। मसलन आप ये देखिए कि आपने जुलाई टू अप्रैल तकरीबन 10 अरब डॉलर की पेमेंट की है और आपने अपने रिजर्व्स को ब्लीड करके ये पेमेंट की है, बिकॉज आपके पास जो पैसे आए हैं वो सिर्फ 7 अरब डॉलर आए हैं। सो आपको इसके अलावा करंट अकाउंट का 3.3 अरब देना पड़ा, तो आपने 6 अरब डॉलर के करीब ब्लीड किया है। आपने इकोनॉमी को क्लॉग किया हुआ है, आपने इंपोर्ट्स को तोड़ा हुआ है जो आपकी एक्सपोर्ट्स को भी हर्ट कर रहा है। ये एक टेनेबल पोजीशन नहीं है, एक इंटरनेशनल आर्किटेक्चर है जिसमें IMF इज द डॉक्टर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। आपकी इकोनॉमी इन्फ्लेशन में है। सो ये सब साथ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखनी है कि मैं क्यों कह रहा हूं कि आप खुद अपने बजट को ठीक कीजिए, छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। 7,300 अरब हमने देना है सूद कीमत में। ये द होल कंट्री हैज टू अंडरस्टैंड कि कितनी सिविरिटी का चैलेंज है। फेडरल गवर्नमेंट के पास 6,000
ठीक है, और यही सबसे बड़ा चैलेंजिंग है कि हमारे रेवेन्यू के एक बहुत बड़ा चंक ऐसे जो ज़ाहिर सूद की मद पे देने। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कराची के मेयर के इंतखाबात के गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब 173 वोट लेने में कामयाब रहे। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान दूसरे नंबर पर रहे, जिनको 161 वोट मिले हैं। तमाम सरकारी नताइज का ऐलान किया जाना भी बाकी है। मुर्तज़ा वहाब की कामयाबी के पीछे तहरीक इंसाफ के उन 30 से ज़्यादा अरकान की गैर हाजिरी का भी बड़ा किरदार है, जिन्होंने या तो खुद 9 मई आने के बाद पार्टी पॉलिसी से इनहराफ का फैसला किया या फिर किसी मजबूरी के बायस उन्होंने इस वोट से दूर रहने का फैसला किया। आज के इस हाई वोल्टेज सियासी मार्के का माहौल भी हाई वोल्टेज ही रहा, जब कराची आर्ट्स काउंसिल के बाहर जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के कारकुनान के दरमियान शदीद हंगामा आराई भी हुई और फिर पुलिस और रेंजर्स की मुदाखलत के बाद मामलात को ठंडा करवाया गया। क्योंकि ये सियासी दंगल अपने अख्ताम को पहुंच गया है, लेकिन पाकिस्तान में इलेक्शन रवायात के ऐन मुताबिक इन इंतखाबात में भी एक हरीफ ने नताइज नाम मानने का फैसला करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाने और सड़कों पर एहतजाज करने का ऐलान किया है। आज कराची की जमहूरी तारीख का, बल्कि सूबा सिंध की और पाकिस्तान की जमहूरी तारीख का बदतरीन दिन है। ताकत के जोर पर कराची के आवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया। हम इस पूरे अमल को मुस्तरद करते हैं। ये नाकाबिल कबूल है और इस मेयरशिप को कबूल नहीं किया जाएगा। हम सड़कों पे भी एहतजाज का हक रखते हैं और हम अदालतों में भी जाएंगे। दूसरी जानिब कराची के मेयर बनने वाले मुर्तज़ा वहाब हैं, जिन्होंने इस सियासी खींचातानी को कम करने के लिए जमात इस्लामी को मिलकर कराची के लिए काम करने की दावत दी है। मैंडेट का एहतराम करना चाहिए, इल्जामात को तर्क करके हम सबको मुत्तहिद होकर चार्टर ऑफ कराची के ऊपर बात करनी चाहिए कि कराची का क्या मास्टर प्लान होना चाहिए, कराची का अगले 50 साल का क्या मंसूबा होना चाहिए। कराची में होने वाले इन इलेक्शंस पर बात करने के हमें ज्वाइन किया है जमात इस्लामी कराची के रहनुमा सैफुद्दीन साहब ने। सैफुद्दीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर में वक्त देने के लिए। सर, आज दिन भर ज़ाहिर ये हंगामा आराई भी रही और जमात इस्लामी के तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं इंतखाबात पर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान थे उनकी गैर मौजूदगी पर भी। ज़रा तफसीलन हमें बताइएगा कि आपके तहफ़्फ़ुज़ात क्या क्या हैं और इस वक्त तक क्या पेशरफ्त हुई है। देखिए, सूरत हाल ये है कि ये जो बल्दियाती इंतखाबात हैं, ये ऐसा लग रहा है कि 6 महीने पर मुश्तमिल कोई ड्रामा था जो इख्तिताम पजीर हुआ है। जिस तरीके से यहाँ पर इंतखाबी फहरिस्तें बनाई गई, जिस तरह हल्का बंदियाँ की गई, हर चीज़ के अंदर धांधली और 2 नंबरी की गई। जमात इस्लामी ने इसके बावजूद इस अमल को इसलिए कबूल कर लिया क्योंकि इनका इंतखाबात कराने का इरादा नहीं था और NQM के साथ मिलकर ये चाह रहे थे कि इस बुनियाद पर इंतखाबात मुलतवी करवा दिए जाएँ। जमात इस्लामी चाहती थी कि ये 2.5 साल जो इंतखाबात पहले ही डिले हो चुके हैं, इसको हर सूरत में होना चाहिए। चुनांचे बाहर के वल्ला अल्लाह करके 3 मरतबा फिर मुलतवी करने के बाद ये इंतखाबात 15 जनवरी के लिए तय हुए। लेकिन 15 जनवरी के इंतखाबात में जो ड्रामा किया गया वो ये कि जमात इस्लामी की 11 सीटें जो हैं उसी दिन शाम को उन्होंने रिटर्निंग अफसरान ने रिजल्ट तब्दील करके PTI की गोद में, पीपल्स पार्टी की गोद में डाल दी। और मजेदार बात यह है कि 7-7 हज़ार वोटों से जीते हुए आदमी को हरवा दिया गया और 1200 वोट लेने वाले को जितवा दिया गया। इस पहले मरहले के अंदर जो धांधली की गई वो बेमिसाल धांधली थी। फिर 7 मई को ज़मीनी बल्दियाती इंतखाबात हुए, उसके अंदर ये हुआ कि पीपल्स पार्टी की 3 सीटें बामुश्किल आनी थी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने मज़ीद 4 सीटों पर कब्जा कर लिया। इस सारे अमल के खिलाफ हम इलेक्शन कमीशन गए। इलेक्शन कमीशन ने 2 महीने मामले को लटकाने के बाद और तमाम तर सबूत पेश करने के बाद एक अजीब ट्रांसजेंडर टाइप का फैसला दे दिया जिसका पता ही नहीं लगता था कि वो फैसला है क्या। चुनांचे उस फैसले के नतीजे में फिर हमें हाईकोर्ट जाना पड़ा। बाहर के भी सारी सूरत हाल रही। इस तमाम के बावजूद ये हुआ कि जमात इस्लामी ने कराची में सबसे ज़्यादा वोट लिए। 5 लाख वोट जमात इस्लामी को मिले, 4 लाख वोट पीपल्स पार्टी को PTI को मिले और 3 लाख वोट पीपल्स पार्टी को मिले। चुनांचे PTI और जमात इस्लामी के इत्तेहाद को 9 लाख वोट और पीपल्स पार्टी को 3 लाख वोट मिले, सारी धांधली के बावजूद भी। दूसरी बात सीटों की रही, तो सीटें भी सारी कम कराने के बावजूद PTI और जमात इस्लामी का जो इत्तेहाद है उसके बाद 193 नशिस्तें और पीपल्स पार्टी और उसके तमाम इत्तेहादियों को अगर मिला लें जो भी ऐवान के अंदर मौजूद हैं उनकी 173 नशिस्तें। अब ये जो 20 नशिस्तों का फर्क था इसको इन्होंने पहले दिन से तहैया कर रखा था कि किसी तरीके भी पूरा करेंगे। चुनांचे आपने देखा कि पहले दिन से इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि हर कीमत पर जियाला मेयर आएगा और ये 9 मई का वाकया तो बात की बात है। इससे पहले से इन्होंने जो है ये मैनूवरिंग शुरू कर दी थी
फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें शुरू कर दी थी, राब्ते की बातें शुरू कर दी थी, ये बातें शुरू कर दी थी कि जी बहुत सारे लोग जमात इस्लामी को वोट नहीं डालना चाहते। अब ये बात समझ से बालातर है कि जमात इस्लामी को वोट नहीं डालना चाहते और पीपल्स पार्टी से पींगे बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे कौन से लोग हैं कि जिस पार्टी की बुनियाद पीपल्स पार्टी की करप्शन के खिलाफ सियासत पर बनी हो, वो लोग पीपल्स पार्टी के हमनामा बन गए हो? जाहिर है ये चीज़ ऐसी नहीं थी। फिर 9 मई का वाकया तो पीपल्स पार्टी के लिए सोने की चिड़िया बन गया। पीपल्स पार्टी ने उस वाकये का फायदा उठाते हुए वो धांधली का अंधेर का दौर शुरू किया जिसकी इंतहा नहीं। इसने एक FIR की आड़ में सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारियां शुरू की और उसमें खास तौर से जो चेयरमैन हजरात हैं उनको हदफ बनाया गया। चुनांचे ये हुआ कि 4 चेयरमैन तो गिरफ्तार कर लिए इन्होंने और उनको सक्खर और जैकबाबाद की जेलों में भेज दिया। इसके अलावा एक बड़ी तादाद में जो चेयरमैन हजरात हैं उनके घरों पर छापे मारने शुरू कर दिए, उनको भगाना शुरू कर दिया, उनको अगवा करना शुरू कर दिया और फिर मुसलसल ये इत्तलात आनी शुरू हो गई कि इन्होंने बहुत सारे चेयरमैनों को उठाकर मुख्तलिफ जगह सेफ हाउसेज में या कहीं पर और फार्म हाउसेज के ऊपर ले जाकर रख दिया है। तो ये सूरत हाल है। इस तरह की वीडियो आपने देखी होगी। एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि जिन लगभग 30-31 के करीब PTI के चेयरमैन ने आपको वोट दिए हाफिज नईम रहमान साहब को, उनको तोड़ने में क्यों ना कामयाब हो सकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और जो टूट गए या जो आपके मुताबिक जिन पर सिंध हुकूमत ने दबाव डाला, FIR दर्ज करवाई, गिरफ्तार किया, वही फिर क्यों गैर हाजिर रहे? फिर देखिए, एक तो बात ये समझ लीजिए कि जिन 3 को गिरफ्तार किया गया था, जो 3 आज कस्टडी में पेश हुए, तीनों जमात इस्लामी के साथ थे। इस बात से आप अंदाजा कर लें कि जो भी लोग ऐवान में पेश होने में कामयाब हो गए उन सब ने जमात इस्लामी को वोट दिया। ये जो लोग 31 पेश हुए, हम आपको इस बात को बता नहीं सकते कि किस मुश्किल से पेश हुए। इनमें से ज़्यादातर लोगों को रात को छुपना पड़ा, कहीं और सोना पड़ा और सुबह को मुख्तलिफ लोगों की आड़ में और या हमारे साथ उनको जाना पड़ा। वो अकेले आने के काबिल नहीं थे। बाकी जो चेयरमैन रह गए बहुत सारे, उनमें से कुछ तो अगवा कर रखे थे इन्होंने और कुछ चेयरमैन ऐसे थे जिनको आने नहीं दिया गया और उनको जो है उनके घरों पर छापे मारकर या उनके नाम FIR में डालकर उनको भागने पर मजबूर कर दिया गया। तो जो भी चेयरमैन, हमें यकीन है कि इन 31 चेयरमैनों में से जो भी चेयरमैन आते उनमें से अक्सरियत जमात इस्लामी को वोट डालती। सिर्फ 12 वोटों का सैफुद्दीन साहब, एक तनकीद आप पे ये की जाती है पीपल्स पार्टी की जानिब से भी कि उनके पास 173 का नंबर पूरा था, उन्होंने शो ऑफ पावर भी किया, जितनी मरतबा भी ज़ोहराने इशाई है जो भी इकट्ठ हुआ उन्होंने 173 का नंबर शो किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बाज़ाब्ता इत्तेहाद के बाद आपने किस वक्त अपने 193 नंबर्स पूरे शो किए, जिसके बाद फिर उठाए जाने का सिलसिला शुरू हुआ और कारकुनान को अलग करना शुरू किया गया? देखिए, नंबर तो हमने शो किए जिस दिन ये रिजर्व सीटों पर इलेक्शन हुए और इन सीटों का हलफ था। जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी की मिलाकर 63 सीटें बनती थीं और पूरे के पूरे 63 के 63 लोग ऐवान में हाजिर हुए और उन्होंने वहाँ हल्फ उठाया और हाफिज नईम साहब की हिमायत में नारे लगाए और उनकी तस्वीरें उठाकर वहाँ पर लहराई। तो इससे ये साबित हमने कर दिया था कि जो लोग भी ऐवान में पेश होंगे उनमें से एक भी जमात इस्लामी के खिलाफ नहीं जाएगा, ना जमात के खिलाफ वोट डालेगा। तो 193 लोगों को इकट्ठा करके दिखाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ये बात बिल्कुल मुसल्लम थी और तयशुदा थी और जितने लोग भी हमारे रास्ते में थे सबसे ये बात बिल्कुल सामने आ गई थी कि वो सारे लोग जमात इस्लामी के साथ हैं और जमात को वोट डालें। क्योंकि सैफुद्दीन साहब जरा तवक्कुफ कीजिएगा, यहाँ पे मैं ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा आजिज धामरा साहब ने भी। आजिज धामरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सर, पहले तो जाहिर है आपको मुबारक हो मुर्तज़ा वहाब साहब के मेयर मुंतखब होने की भी, लेकिन सवालात बहुत उठाए जा रहे हैं और जाहिर है जमात इस्लामी की जानिब से भी और दीगर तज्ज़ियाकारों की जानिब से भी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान आज गैर हाजिर रहे हैं उसके बेनिफिशरी तो जाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रही है, तो ऑटोमेटिकली आप पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि सिंध हुकूमत ने गिरफ्तारियां की, 4 चेयरमैन को गिरफ्तार किया और बाकियों को आने भी नहीं दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली बात तो मुझे जमात इस्लामी से हमदर्दी है जो उन्होंने हर हाल में अपना मेयर चुनाने की एक खुद साख्ता एक जो ख्वाब देखा था वो चिकनाचूर हुआ और चिकनाचूर हुआ। पीपल्स पार्टी में इसका कोई कसूर नहीं है। देखें जी, पीटीआई का अपना कोई कैंडिडेट मैदान में नहीं था। अगर पीटीआई का अपना कोई कैंडिडेट होता, वो 10 बरदार होता और उन्होंने कोई हिमायत की होती। और बाकी जहां तक ये है, मेरे ख्याल में
इनको जो डैमेजेस हुए हैं वो ये हुए हैं कि जो 30 अराकीन ने इनसे इख्तिलाफ किया है, ये जो हाफिज नईम साहब जो जमात इस्लामी के इमरान खान साहब से मिले हैं, और आजकल आपको पता है पीटीआई के अंदर बड़ी तोड़फोड़ हो रही है, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, और बहुत सारे पीटीआई के अंदर के लोग इमरान खान की सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं। तो मैं भी उन्होंने इख्तिलाफ किया हो कि भाई आप वहां क्यों गए हैं, हमने आपको पहले ही हिमायत का यकीन दिलाया था। तो एक तो ये खामोश रिएक्शन था, और दूसरी बात ये था कि उन 30 अराकीन ने हमें वोट नहीं दिया है, आपसे इख्तिलाफ किया है, इख्तिलाफ का हक है। फिरदौस शमीम नकवी साहब गिरफ्तार थे, सिंध गवर्नमेंट की कस्टडी में थे, उनको लाया गया, उन्होंने अपना वोट दिया, जमीर के मुताबिक वोट दिया, और आधे पीटीआई के लोग आपके साथ खड़े हुए, आधे पीटीआई के लोगों ने आपसे इख्तिलाफ किया। तो जिन लोगों ने आपसे इख्तिलाफ किया है तो उसकी जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी में न डाले। और मिसाल के तौर पर अगर ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि 30 जो मेंबरान हैं उनको पीपल्स पार्टी ने या अगवा किया या गायब किया, तो मेरे ख्याल में हर यूनियन कमेटी में 4 वार्ड होते हैं। अगर 4 वार्ड में से पर वार्ड के 50 लोग भी अपने चेयरमैन के गायब होने पर एहतजाज करते तो 6000 की फिगर बनती है 30 चेयरमैन की। 6000 में से 2000 लोग आज मुजाहरा कर रहे होते प्रेस क्लब में, और जमात इस्लामी खड़ी रहती उस इलाके के अवाम के साथ कि जी हमारे नुमाइंदे कहाँ हैं, तो पता पड़ता। बाकी सोशल मीडिया, टीवी पे इल्जाम लगाना, जमात इस्लामी मेरे ख्याल में 1 महीना और इल्जाम लगाए, क्योंकि ये जमात इस्लामी का हक है कि उनका जो ख्वाब था वो चिकनाचूर हुआ, और पीटीआई के उन अराकीन की वजह से जिन्होंने इनसे इख्तिलाफ किया। बाकी ये गलत बयानी न की जाए। धामरा साहब एक चीज थोड़ी सी आसान वाली भी कर दीजिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन 30 के करीब अराकीन ने इख्तिलाफ किया, 9 मई के वाकयात को भी ज़ाहिर बुनियाद बना के मुल्क भर में चल रही हैं इख्तिलाफात, और जब पीटीआई ने इल्हाक का ऐलान किया जमात इस्लामी से, तो अगर उन्हें इतने ही तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उन्होंने पार्टी की टिकट पर सीट क्यों रखी हुई है बल्दियात की? देखें, सीट तो बहुत सारे लोगों ने रखी और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, एमएनए शिप से कुछ लोग इस्तीफाएं दे रहे हैं, मगर मेरे ख्याल में ये उनसे पूछे जो नहीं आए, उनसे पूछे, ये इनके इत्तेहादी हैं। मगर ये अगर अगवा का केस दाखिल करवाना चाहते हैं अवामी अदालत में, तो मैं इनसे आजिज़ाना सवाल कर रहा हूं, तो 30 जो आपके चेयरमैन बकौल जमात इस्लामी के, उनके वर्सा कहाँ हैं? आज प्रेस क्लब पे मुजाहरा होना चाहिए था, आज कराची से ये आवाज आनी चाहिए थी, एक तो उनके हल्के के अवाम की जानिब से और उनके वर्सा की जानिब से। और ये जो राग अलापा जा रहा है कि जी मैंडेट हमारे पास है, तो सिंगल पार्टी तो पीपल्स पार्टी बड़ी थी भाई, आपके इत्तेहाद के बाद आपके नंबर बड़े थे, उनमें से कुछ लोगों ने आपसे इख्तिलाफ किया, तो उसमें पीपल्स पार्टी का कसूर कहां से आ गया? ठीक है। अच्छा सैफुद्दीन साहब, अब ये आपकी लड़ाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज़ाहिर है बल्दियाती इलेक्शन से पहले भी चलती आ रही थी, अभी भी चल रही है, और सारे आगे भी मेयर के इलेक्शन के असरात देखेंगे। क्या कराची शहर और कराची के अवाम इन्हीं अपने नुमाइंदों की लड़ाई के दरमियान पिसते रहेंगे, मसाइल हल नहीं होंगे शहर के? सैफुद्दीन साहब, देखिए, जो मेयरशिप का ख्वाब है ना, वो मेयरशिप का ख्वाब हमारा किसी फ़र्द के लिए, ज़ात के लिए या पार्टी के लिए नहीं है, बल्कि हमारा ख्वाब तो कराची की तामीर और तरक्की के लिए था। असल में सूरत हाल ये है कि पीपल्स पार्टी सिंध के ऊपर 35 साल से हुक्मरान है, और इस वक्त भी 15 साल से सिंध पर बराह रास्त हुकूमत कर रही है बिला किसी तातुल और वक्फे के। इस 15 साल में पीपल्स पार्टी ने बिलखसूस कराची शहर के साथ जो सलूक किया है, जो बदतरीन हाल किया है, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। कराची की सड़कों का हाल देख लीजिए, गटर का हाल देख लीजिए, नालों का हाल देख लीजिए कि मोटरसाइकिल समेत जो है फैमिलीज उसमें गिर जाती हैं और लाशें बच्चों की नहीं मिलती। इसी तरीके से किसी चीज़ का, पानी का हाल देख लें, बिजली का हाल देख लें, कराची बदतरीन सूरत हाल का शिकार है। पीपल्स पार्टी 15 साल से हुक्मरान है, उसने अपने एडमिनिस्ट्रेटर लगा रखे थे बल्दियात के अंदर। 15 साल में जो उसकी कारकर्दगी है वो आपके सामने है। इसी वजह से जमात इस्लामी की तहरीक पर लोगों ने जमात इस्लामी को वोट डाले। जमात इस्लामी को जो 5 लाख वोट मिले हैं, और उसके बाद पीटीआई को जो 4 लाख वोट मिले हैं, और पीपल्स पार्टी को सिर्फ 3 लाख वोट मिले हैं, तो उसकी वजह यही है ना कि 9 लाख वो लोगों ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ वोट डाले। और फिर जो सीटें पीपल्स पार्टी ने जिस तरह बेईमानी करके और धांधली से, देखिए बात क्या है कि पीपल्स पार्टी अपने माजी से सबक नहीं हासिल करती। 70 के अंदर पीपल्स पार्टी ने धांधली की, जिसके नतीजे में क्या हुआ कि पाकिस्तान 2 लख्त हो गया। पीपल्स पार्टी ने अक्सरियत की हुकूमत तस्लीम नहीं की, अवामी लीग को हुकूमत नहीं दी। 77 में पीपल्स पार्टी ने यही किया, और पीपल्स पार्टी ने वो धांधली की, चारों सूबे के वज़राए आला को अनपोज मुंतखब कराया। जमात इस्लामी के अमीर थे सिंध के जान मोहम्मद अब्बासी साहब, उनको अगवा किया, उनको अपने पेपर्स दाखिल नहीं करने दिए गए। चुनांचे एक बड़ी तहरीक चली, और पीपल्स पार्टी की हुकूमत को ना सिर्फ जाना पड़ा
बिलाखिर इनके जो कायद हैं उनको फांसी तक पहुंचना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद पीपल्स पार्टी अपने माजी से सबक हासिल नहीं कर, मुस्तकिल यही सूरत हाल जारी रखी हुई है। सैफुद्दीन साहब, अभी ज़ाहिर है आपके पास आपके कानूनी ऑप्शंस भी हैं और ज़ाहिर है आपके अमीर कराची ने भी ऐलान किया है कि सड़कों पर भी निकलेंगे, एहतजाज भी होगा, लेकिन दुआ यही है कि इस सारी लड़ाई में जो सियासी जमातों की चल रही है, कराची शहर और उसके अवाम के जो हुकूक हैं और जो हर साल हम मानसून की बारिशों में भी और दीगर अमन अमान के हवाले से भी सूरत हाल देखते हैं, दुआ यही है कि वो सूरत हाल बेहतर हो और शहरियों को सुकून मिले। बहुत बहुत शुक्रिया सैफुद्दीन साहब, और आज हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे और साइक्लोन के हवाले से कुछ बात करेंगे। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, समुद्री तूफान बिपरजॉय भारत से टकरा चुका है, जबकि पाकिस्तान के साहिली इलाकों से कुछ ही देर में टकराएगा। कुछ घंटों में इसका मुकम्मल लैंडफॉल पाकिस्तान की साहिली पट्टी पर होगा। इसके असरात अभी से नजर आना शुरू हो चुके हैं। केटी बंदर और ठट्ठा में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। तेज हवाओं की वजह से वहां पर खंबे उखड़ने के वाकयात भी रोनुमा हुए हैं, जबकि सिस्टम के इर्द गिर्द 30 फीट बुलंद लहरें हैं और इसके मरकज में हवाओं की रफ्तार 150 किलोमीटर फी घंटा बताई जा रही है। इस हवाले से हिफाजती इकदाम भी किए जा रहे हैं। रेस्क्यू के इदारे भी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं और किसी भी किस्म की नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। ताज़ा इत्तलात क्या है, बात कर लेते हैं। ठट्ठा से नुमाइंदा हमन्यूज़ महेश कुमार हमारे साथ मौजूद है। महेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। बताइएगा कि इस वक्त ठट्ठा में क्या बारिशों की और मौसम की सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त जो है ठट्ठा में बारिशें हो रही है और तूफान की पेशगोई भी की गई है। आज जो है भारतीय शेब से समंदरी तूफान टकरा गया है, जिसके बाद वहां पर शदीद नुकसान पेश हुए हैं। और अभी जो वजीर मौसमियात श्री रहमान के मुताबिक जो है आज जो है साइक्लोन जो है ठट्ठा के शहर केटी बंदर से टकराएगा। अच्छा महेश, से बताइएगा कि इस वक्त हिफाजती इकदाम क्या किए गए हैं केटी बंदर के साहिल इलाकों पर और शहरियों को क्या हिदायत जारी की गई हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त जो है शहर केटी बंदर इस वक्त मुकम्मल तौर पर खाली कर दिया गया है। शहर जुओ इस वक्त मुकम्मल तौर पर खाली कर दिया गया है। जहाँ जो पॉइंट जो खतरा जहाँ तूफान आएगा उस पॉइंट्स को बिल्कुल इस वक्त लोगों की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। इंतजामिया इस वक्त वहां से चली गई है। इंतजामिया इस वक्त जो मुतासिर लोग हैं उनको रेस्क्यू करके उनको मुख्तलिफ जो कैंप्स हैं ठट्ठा में वहां पर उनको रखा गया है। से आबादी है कितनी केटी बंदर की जिससे मुंतकिल किया जा रहा है और ठट्ठा में ये कैंप्स कहाँ पर लगाए गए हैं इनके लिए? जी, कुल आबादी अगर हम केटी बंदर की बात करें तो यहाँ पर 20,000 से जायद लोग जो है रिहाइश पजीर हैं जो मुख्तलिफ जजीरों पे मौजूद हैं और टोटल 11 कैंप्स जो लगाई गई हैं, जिसमें से 2 कैंप्स ठट्ठा में लगाई गई है। MLA रियाज शाह शेराजी ने अपनी जगह दे के वहां पर भी कैंप कायम कर दिया गया है और मुख्तलिफ जो कैंप्स है केटी बंदर के मुख्तलिफ जो बचाव बंदे वहां पे लगाए गए, गाड़ो, बगान और दीगर इलाकों में लगाई, जिसके अंदर पाक नेवी, पाक आर्मी और रेस्क्यू अमला भी शामिल है। तो तकरीबन कितना इलाका है जिसको क्लियर करा के लोगों को वहां से नकल नकानी करा दी गई है? कितने किलोमीटर का ये इलाका है जो बताया जा रहा है कि तूफान टकराने की सूरत में केटी बंदर का ये इलाका मुतासर हो सकता है? ये लगभग 100 किलोमीटर का जो इलाका है इस वक्त मुकम्मल तौर पर खाली करवा दिया गया है। साहिली पट्टी जो है इस वक्त मुकम्मल तौर पर खाली कर दी गई है। अगर साइक्लोन केटी बंदर से टकराता है तो वहां पर नुकसानात तो जरूर होंगे, मगर वहां पर कोई जानी नुकसान नहीं होगा। इंतजामिया ने इस वक्त बिल्कुल अलर्ट है इंतजामिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया महेश कुमार हमारे साथ मौजूद। नाज़रीन, प्रोग्राम बड़ी बात से मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।